ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Yeah, that's ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। यो व्हाट्सअप, थोड़ा आज दुख भरा दर्द भरा दिन है कि एक्चुअली में 1 महीना पहले मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जहां पाकिस्तान फ्रॉम आउट ऑफ द ब्लू एक्चुअली में सीरीज जीता है और इंडिया 12 साल के बाद घर में आ रहा है, वो भी न्यूजीलैंड से। भाई इंडिया का तो मुझे नहीं पता, इंडिया टीम का तो नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता है मेरा एक्चुअली में ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ दिया न्यूजीलैंड ने। क्योंकि भाई मैंने सब कुछ सोचा होगा, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि न्यूजीलैंड आपके हमको 2-0 कर सकती है। और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत हैंडसमली हमको हराया। ऐसा भी नहीं कि कोई मैच क्लोज हुआ है, डाउन एंड आउट इन एवरी, क्या कहते हैं, अपने सारे डिपार्टमेंट्स में हमको हराया। तो आज बेसिकली ये वीडियो बहुत सिंपल है, टाइम स्टैम्प्स आपको दिख ही रहा होगा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो टेस्ट सीरीज है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्या क्या गलत गया। और खाली हम लोग 2 टेस्ट मैच को और एक्सैजरेट नहीं करना चाहते, हमने पिछले मैच में भी ये चीज़ बहुत अच्छे से हाईलाइट की थी, इनफैक्ट पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं। एंड दूसरा हम लोग पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, क्योंकि एक जो राइज हुआ है वो काफ़ी अमेजिंग हुआ है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ब्रो सीधा अपने स्टार्ट करते हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो अपने एक्चुअली में टेस्ट सीरीज हार गए हैं। मैंने छोटा सा तू ब्रीफ दे दे, क्या फील हो रहा है ब्रो 12 साल के बाद? तूने कभी ये सोचा था कि ये जो सीरीज आने वाली? मैंने तो आंख बंद करके 3-0 सोचा। इनफैक्ट मैंने तो स्टार्टिंग में सोचा था सीरीज भी नहीं होगा, मैंने फैन कोड का खरीद रखा था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड देखने के लिए। तो ब्रो क्या थॉट्स है तेरे? अरे भाई मैं तो ये बोलूंगा ना कि मेरे को तो भाई भरोसा भी नहीं हो रहा है कि ये लोग ये सीरीज हार गए। मतलब कि चल ठीक है, बेंगलोर की फर्स्ट इनिंग में जो 46 ऑल आउट हुआ ठीक है, वो 1 ऑफ डे ऐसे करके, उसके बाद जो कमबैक हुआ था उसके बाद से मेरे को ये नहीं लगा था कि अपने एक पॉइंट ऑफ टाइम में 1 हफ्ते बाद ऐसी जगह खड़े होंगे जहां अपने इस मायूसी में खड़े होंगे कि अपने 2-0 से पीछे हैं। मैं तो ये तक बिलीव कर रहा था कि अपने बेंगलोर टेस्ट भी जीत सकते थे अगर थोड़ा सा और ढंग से सेकंड इनिंग्स में बैटिंग की होती तो, ठीक है। लेकिन यार अब तो देख मेरे हिसाब से ना, मतलब क्या हुआ क्या डीप में जा, हुआ डीप वो में मत जा, सब उस पे वो अपने हाँ अपने जा वो रहे हैं। सब मैं खाली वो सब अपने इनिशियल बाद थॉट में जानना बात चाहता हूँ। करेंगे। लेकिन इनिशियल थॉट तो भाई मेरा ये है ना कि ये वाली जो हार है, जो पुणे में जो हार है, वो बेंगलोर से भी खराब है भाई। मेरा तो ये मानना है, मैं इस पे आगे डिटेल में बात डिस्कस करेंगे। भाई मैं सबसे पहले एक चीज पे सीधा डिस्कस करना चाहता हूँ। आई होप मेरी आवाज आ रही है, राइट? तो मैं इस चीज पर डिस्कस करना चाहता हूँ, रोहित शर्मा का फॉर्म और कैप्टेंसी, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब 2 टेस्ट मैच में ये डिस्कस करेंगे। हमने कई बार इनफैक्ट अपने को देख कोंडा सब मैडमैन, जब अपने ने श्रीलंका के टाइम में भी बोला था कि रोहित शर्मा जो सेल्फलेस है ज्यादा हो रहा है। लास्ट टाइम भी अपने ने ये चीज हाईलाइट किया था कि सेल्फलेस या और अग्रेसिव का मतलब ये नहीं, वापस से नहीं बोलूंगा मैं ये चीज पे। रोहित शर्मा के फॉर्म पे तेरा क्या कहना है? ओवरऑल बैटिंग पे मैं नंबर्स पे खाली नहीं चाहता कि तू नंबर्स पे डिस्कस करे, फॉर्म तेरे को आंखों से देख के क्या लग रहा है? कि कई बार ऐसा होता है आदमी अच्छे फॉर्म में होता है लेकिन शायद वो नंबर्स रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। तो तेरे उस पर क्या थॉट्स हैं? एंड मैं चाहता हूँ उसी में तू कैप्टेंसी को भी डिस्कस करे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्म एक कैप्टेंसी पे रिफ्लेक्ट करता है, तुम्हारी कैप्टेंसी पे। तो मैं चाहता हूँ उस पर ड्वेल करे। कहीं ना कहीं देख, मुझे तो ये लग रहा है कि मेरा ये मानना है कि भाई रोहित शर्मा टेस्ट के हिसाब की जो बैटिंग है वो नहीं कर रहे, ठीक है। अब चाहे कोई कुछ भी बोले मेरे को कि भाई तू कितना खेला है या जो भी है, लेकिन भाई मैंने जितना क्रिकेट देखा है ना अपने बचपन से, उस हिसाब से मेरे को रोहित शर्मा का जो क्रिकेट है वो नहीं पसंद आ रहा। अब अगर मैं तेरे को इसी बात पे बोलूँ ना, देखो जब तुम कुछ होते हो और कुछ और बनने की कोशिश कर रहे होते हो ना, तब कहीं ना कहीं टाइम एंड अगेन तुम अपने आप को, अपने सेल्फ को लूज कर दोगे और उसकी वजह से तुम्हारा फेलियर्स ज्यादा हो जाएंगे। अब अगर जो चीज सहवाग कर रहा था, अगर वही की वही चीज रोहित शर्मा करने की कोशिश कर रहा है तो नहीं हो पाएगा ना, कैसे हो पाएगा? तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना भाई कि रोहित शर्मा अपने जो सेल्फ है उसको खो के, उससे अलग हट के जो एक ओवर एग्रेसिव मोड अपना के क्रिकेट खेल रहा है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए और टीम के लिए, दोनों के लिए ही फ्रूटफुल नहीं है। जब तक तुम्हारे पिचेस तुम्हारे हिसाब से बन रही है, जहाँ पे कम सीम स्विंग है और बैटिंग के लिए अच्छी है, स्पिन कम हो रही है, तब तक तो तुम्हारा ये अप्रोच सही साबित हो रहा है। लेकिन जैसे ही तुम इस अप्रोच के साथ तेज खेलने जा रहे हो मुश्किल पिचेस पे, तो तुम फंस जा रहे हो। अब
जैसे मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई ओवर अग्रेसिव के चक्कर में अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं जैसे सहवाग खेल रहा था वैसे खेलूं, तो सहवाग की जो टेक्निक थी वो उस चीज में उसका साथ दे रही थी। मुझे आज भी याद है एक टेस्ट मैच, मतलब श्रीलंका के सामने हमारी एक टेस्ट सीरीज थी जिसमें हम पहला टेस्ट मैच बहुत बुरी तरीके से आ रहे थे और अगले में सहवाग ने आके टॉप एकदम स्पिनिंग विकेट पे मुरलीधरन और मेंडिस के सामने 200 रन बनाया था। लेकिन जैसी बैटिंग अभी रोहित शर्मा कर रहे हैं, मैं तो उनसे ये उम्मीद नहीं रख रहा हूँ कि वो किसी दिन मुश्किल पिचेस पे आके हमारे लिए 200 रन जितनी बड़ी एक इनिंग खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि रोहित शर्मा कुछ ज्यादा ही ओवरडू करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीजें बैकफायर कर रही है टॉप ऑफ द ऑर्डर। और जब एक इतना बड़ा बैट्समैन, टीम का कप्तान ऊपर से बार बार रिपीटेडली फेल हो रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं टीम का मोरल डाउन कर रही है और जो मोमेंटम है उसको भी तोड़ रही है। साथ ही मैं ओके कंटिन्यू। हाँ, मैं रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे आना चाहता हूँ। तो रोहित अपने उसके कैप्टनसी पे जाते हैं, उसके कैप्टनसी पे जाएंगे। बैटिंग में मैं थोड़ा बात करता हूँ। मैं क्यों, जो तूने इतना अच्छा सा हाईलाइट किया कि भाई वीरेंद्र सहवाग ने आके 200 रन की पार्टनरशिप, 200 रन की इनिंग खेली एंड काफी सारे टर्नर्स पे वीरेंद्र सहवाग ने बहुत अच्छे इनिंग्स खेले। भाई तो 200 की बात करा, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज में रोहित शर्मा ने इन टोटल 42 रन मारे। एक दो मैच में टोटल 4 इनिंग में 42 रन मारे। और उस सीरीज में देखो याद है रोहित शर्मा था बैट्समैन को किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा था। मेरे को सेलिब्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग भी करो। लेकिन जब तुम मीडियोक्रिटी या एवरेज चीजों को हाईलाइट करके बड़ा करते हो सकता है रोहित शर्मा पे असर ना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज का रिपल इफेक्ट दिखता है। ये तेरे सामने उसका ये पूरा डेटा है। मैं जस्ट कुछ रीसेंट टाइम के मैचेस के परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। जबकि एक टाइम पे रोहित शर्मा वाज वन ऑफ द लीडिंग रन स्कोरर्स फॉर इंडियन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस हम दोनों ने खुद बैठ के रोहित शर्मा के टेस्ट करियर को यहाँ पे डिफेंड किया था। हाँ राइट, कि रोहित शर्मा एज अ टेस्ट बैट्समैन बहुत अच्छा कर रहा है। मैं 2023 से बताना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया हुआ, चल एक मैच खेला 29 की एवरेज किया। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया हुआ 240 रन मारे 80 की एवरेज। लेकिन फिर जैसे एक साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया की सीरीज हुई जो डिफिकल्ट कंडीशंस में थी, मैं पूरा मान रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट सीरीज थी, 20 की एवरेज। फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज हुई जहां पर 400 रन मारे, स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ था, लेटर ऑफ में रोहित शर्मा ने पकड़ लिया था। आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो रोहित शर्मा का एक अच्छा कमबैक हुआ, एक अच्छा पकड़ लिया। फिर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एक वीडियो पर सीरीज गई, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ग्रुप। ये तो इतने टेस्टिंग कंडीशंस में नहीं थे जहां पर रोहित शर्मा फेल हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा एकदम आउट एंड आउट रैंक टर्नर्स थे या कोई मोल्टी पारेसर जैसा बॉलर था, उसके सामने रोहित शर्मा भाई एकदम एकदम गिर ही गया द बैट्समैन, मतलब ऐसा लग रहा है। और मेरे को सबसे बड़ी क्या दिक्कत आ रही है कि तुम अग्रेसिव अग्रेसिव अग्रेसिव, भाई ठीक है मैं समझ गया आप सेल्फलेस हो, मैं समझ गया, लेकिन प्लीज थोड़े सेल्फिश बन के 50 रन मार लो, एक सेल्फिश 50 या एक सेल्फिश 100 मार लो, मुझे चलेगा, मुझे चलेगा। मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि भाई तुम किस बेसिस में लोग भी बात कर रहे हैं कि भाई क्या क्विक फायर। अब जैसे कि दिखा रहे कि 95 का स्ट्राइक रेट था बांग्लादेश के सामने, 42 रन मारे यार 95 के स्ट्राइक रेट से, मैं क्या करूं उस चीज का। मेरे को चलेगा तो 40 की स्ट्राइक रेट से अगर 400 रन मार देगा तो हाँ चल ठीक है, कानपुर वाला टेस्ट मैच अमेजिंग भाई मैं मान लिया। व्हाट अबाउट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ब्रो, इस तरह के डिसमिशल्स हो रहे हैं भाई। कुछ कानपुर वाले टेस्ट मैच में भी चल हम जीत गए, उसमें रोहित शर्मा ने इतना तो कौन सा बड़ा रोल खेल लिया कि भाई ओवरऑल उसके 42 रन है। 3 मैच में 3 इनिंग में 0 भी होते तो उसने 42 रन एट मैक्स बनाए होंगे ना। 95 की स्ट्राइक रेट, कुछ भी कोई भी स्ट्राइक रेट। मैं एक और चीज में हाईलाइट कर रहा हूँ कि भाई तुम डिसमिसल्स तो देखो यार, एक ही तरीके से अगर एक बंदा सालों से आउट हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं भाई विराट कोहली भी आउटसाइड दिया ऑफ स्टंप आउट, लेकिन यार रोहित शर्मा तो रिपीटेडली एक तरीके से आउट हो रहा है, आउट आ रहा है, आउट हो रहा है, उसमें कुछ काम नहीं दिख रहा है मेरे को। यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है अभी कोई इंडिविजुअल स्टैट्स दिखेगा ना तो जायसवाल ने इतने रन मार दिए, शायद रोहित शर्मा ने भी कुछ रन मारे होंगे, नीचे के गिल वगैरह ने भी रन मारे हो, बट एज अ कलेक्टिव यूनिट हमारे ओपनिंग पार्टनरशिप उस लेवल पे नहीं जा रही है। जायसवाल तो भी मैं तो कहूंगा एक साइड से खींच रहा है, वो कभी ना कभी इस सीरीज में भी उसने कुछ 50s 70s, आज के मैचेस बहुत अच्छा 70 मारा, चल उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा नीड्स टू बी कंसिस्टेंट। अब ये T20 नहीं है कि टांग हटाया मारा चलेगा, उसको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, स्पेशली जब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया का शायद उसका तीसरा दौर होगा, बाकी सारे बंदे यंग होंगे, शुभमन गिल का शायद सेकंड दौर होगा, तो यहाँ पर उस बंदे को एक्चुअली में परफॉर्म करना पड़ेगा। तब मैं ये नहीं बोल सकता यार बहुत स्टाइलिश बहुत सेल्फलेस 40 रन मारे, भाई मैं क्या करूंगा उस चीज का। अब आते हैं भाई उसकी क्या कहते हैं, हालांकि मैंने स्टैट्स तो दिखाई दिया, अब आते हैं अपनी उसकी कैप्टनसी पे। कैप्टनसी पे तू बात कर, और कैप्टनसी में खाली ये 2 टेस्ट मैच के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोलूंगा, थोड़ा मैं चाहूंगा ये 2 टेस्ट मैच में तो बात करें। और एक और चीज मैं जस्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई जब हम बात कर रहे हैं 2 टेस्ट मैच तो तुमको लगा 2 ही मैच में तो खराब कब तक, नहीं भाई 2 टेस्ट मैच बहुत बड़ा होता है। एक टेस्ट मैच ऑलमोस्ट 5 दिन चलता है, राइट, एक टेस्ट मैच एक दिन में 90 दिन होते हैं। अगर तो खाली इसको वनडे से करने की कोशिश करो तो एक दिन में 2 वनडे हो जा रहे हैं, मतलब एक पूरा वनडे हो जा रहा है, वैसे ऑलमोस्ट 10 वनडे हो जाते हैं 2 टेस्ट में। जस्ट
हाइपोथेटिकल तुमको कंपैरिजन करने की बात कर रहा हूँ। तो एक टेस्ट में जीतना या एक टेस्ट में हारना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए जब कोई एक छोटी कंट्री या कोई भी कंट्री बाहर जाके कोई टेस्ट मैच जीतती है तो उनके लिए हिस्टोरिक इवेंट होता है, क्योंकि आसान नहीं है। तुम्हारे पास कमबैक के हजारों ऑप्शंस होते हैं, हजारों चांसेस होते हैं। ठीक है, आप कंटिन्यू कर। देखो, मैं तुमको ये चीज़ समझाता हूँ। जैसे विभोर ने तुमको बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी कि एक टेस्ट मैच कैसे इतना बड़ा होता है, कैसे उसमें कैप्टनसी इतनी मैटर करती है। मैं ये बताता हूँ कि कैप्टनसी टेस्ट मैच में क्यों इतनी ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि जितना बड़ा फॉर्मेट होता है ना, उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अच्छी टीम जीते। हियर एंड देयर, इधर उधर कुछ मोमेंटम शिफ्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया से छोटा T20 जीता जा सकता है, कोई वनडे जीता जा सकता है। लेकिन टेस्ट मैच में तुमको थ्रू आउट द डे एक अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर अगले दिन अगर फिर तुमने कुछ खराब परफॉर्म किया तो फिर तुम्हारी दिक्कतें बढ़ सकती है। तो टेस्ट मैच में दो टेस्ट मैच में खराब कप्तानी करना मतलब कि तुम करीब करीब 20 सेशन खराब कप्तानी कर रहे हो, समझ रहे हो। तब जाके तुम वो 2 टेस्ट मैच हारे हो, या तुम्हारे 10 से ज्यादा सेशंस में कहीं ना कहीं सामने वाले कैप्टन ने तुमको टेक्निकली आउटप्ले कर दिया। तो इस चीज से समझो उस चीज को कि वो कितनी वो भी अपने घर में, वो भी अपने घर में। अब देखो, अब वो भी तुम्हारे घर में तुम हार रहे हो। और एक चीज और मैं पॉइंट करना चाहूंगा कि तुम ऐसी टीम से हार रहे हो जो अवे टेस्ट जीत ही नहीं रही है WTC में, ठीक है। उनके लिए लास्ट पॉडकास्ट में मैं मजाक उड़ा रहा था कि भाई न्यूजीलैंड का करना क्या है, वो लोग तो कुछ भी नहीं जीत रहे घर के बाहर, और अब आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने इंडिया को इंडिया में हरा दिया। भाई जो टीम एक अवे टेस्ट नहीं जीत रही थी, उसने आगे इंडिया को इंडिया में हरा दिया। ये चीज उनके लिए कितनी बड़ी होगी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जितनी बड़ी बड़ी टीमें आ रही हैं प्रिपेयर कर करके कि भाई इंडिया इज द फाइनल फ्रंटियर फॉर अस। हमको इंडिया जीत लिया मतलब हमने सब जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया आ रहा है BGT में, इंडिया हार हार के जा रहा है। या न्यूजीलैंड आउट ऑफ द ब्लू आ रहा है, 2-0 हरा रहा है और यहाँ से चला जा रहा है। मतलब अभी तीसरे मैच में क्या होगा, जैसा परफॉर्मेंस है, मेरे को तो कोई अब उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। उसमें भी तुम लोग न्यूजीलैंड का कॉन्टेक्स्ट समझो। वो लोग श्रीलंका से 2-0 अभी 2 बहुत आउट प्ले होके आ रहे थे। उनका कैप्टन रातों रात चेंज हुआ। उनका सबसे मेन बैटर केन विलियमसन नहीं था, मिचेल सैंडर जो इस टेस्ट मैच का हीरो था, उसने आज तक अपने 4 से ज्यादा एक विकेट नहीं ली होती उसने पर इनिंग। कितने टाइम के बाद इनफैक्ट वो टेस्ट मैच खेल रहा था। अजाज पटेल वो खाली एशिया टू एशिया टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। रचिन रविंद्र शायद एकदम यंग होगा, मेरे हिसाब से तीसरा चौथा ही टेस्ट मैच होगा। ऐसे बंदे, डेवन कॉनवे का फॉर्म लगा हुआ नहीं था, टॉम लेथम कुछ कर नहीं रहा है। ऐसी टीम जो एक्चुअली वो सब कंप्लीटली डाउन एंड आउट थी, उसने भाई मैं एक पॉइंट में तो ये समझ रहा था शायद कोई रणजी की टीम हरा सकती है न्यूजीलैंड को आज के टाइम में, और उन्होंने इंडिया को हरा दिया। अब तो उसकी कैप्टनसी में बात करके, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में तुझे क्या क्या दिक्कत लगी? ऐसे देखो, ये इस जो सीरीज है, हम मेजरली इसी सीरीज पे बात करते हैं, तो इस सीरीज में रोहित शर्मा की कैप्टनसी मेरे को बहुत ज्यादा डिफेंसिव लगी। पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ कि जैसे बांग्लादेश जैसी सीरीज जब टीम थी तब तुम उनके ऊपर चढ़ बैठे थे कि भाई मैं ऐसा कैप्टन हूं, मैं अटैकिंग कैप्टन हूं, दिस दैट। लेकिन जैसे ही तुम्हारे सामने एक वर्दी ओपोनेंट आया, कहीं ना कहीं तुम दबे दबे से महसूस होने लगे। मैं इस हद तक कहना प्रेफर करूंगा, ठीक है। जब वनडे, पहली गलती जो सबसे बड़ी थी कि बेंगलोर में तुमने पिच को इतना बड़ा मिसरीड किया। कंडीशंस यहाँ पे कैसी थी, मैं खुद बेंगलोर में ग्राउंड के पास रहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एकदम मतलब कोल्ड कंडीशंस हैं, बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होगा, सब कुछ होगा। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमने बैटिंग चूज करी जहां तुम्हारा इतना बड़ा कोलैप्स हो गया। उसके बाद इस टेस्ट में जब तुम आ रहे हो, इस टेस्ट में जो तुम्हारी एक बोला जाता है एलिजिबली कि भाई मुंबई लॉबी है, वो तक तुमको मतलब वहां पे भी तुम्हारी बुराई चलने लगी थी लाइव कमेंट्री पे कि भाई रोहित शर्मा टेस्ट मैच के पहले दिन लॉन्ग ऑन लेके बैठे हैं, जबकि अभी 1 विकेट गिरी है, पहला सेशन खत्म भी नहीं हुआ है। तो ये किस हिसाब की कैप्टनसी है? और टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और आज कौन सा दिन है टेस्ट मैच का? तीसरा, चौथा? हाँ, तीसरा चौथा है। पहले दिन तुम हार गए टेस्ट, मतलब पहले दिन ऐसा खेल रहे हो तुम, और तीसरे दिन तुम आके टेस्ट मैच हार जा रहे हो। तो क्या मतलब है फिर इस टेस्ट मैच का? मतलब ऐसे खेलने का क्या सेंस निकल रहा है इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद, जब तुम्हारे पास इतने सीजन्ड स्पिनर्स हैं, तुम्हारे पास जसप्रीत बुमराह है, बॉलिंग लाइनअप में सिर्फ एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर है, आकाशदीप, वो भी तुम्हारा कैप्टनसी सिलेक्शन की मिस्टेक है, मैं ये भी पॉइंट करूंगा। लेकिन फिर भी तुम इतनी डिफेंसिव फील्ड के साथ पहले दिन खेल रहे हो, जैसे पहले ही दिन लग रहा है कि तुम टेस्ट मैच ड्रॉ कराने के लिए खेल रहे हो। तो इट वाज टोटली डिसअपॉइंटिंग। मैं इतना थोड़ा है ना ठाकुर के थॉट्स को आर्टिकुलेट करता हूं। मेरे को लग रहा है ठाकुर बहुत ज्यादा इमोशनल होकर यहाँ जा रहा है। पहली बात, चलो मैं एक बार बैंगलोर का जो 46 ऑल आउट था उसको मैंने 1 ऑफ मान के साइड में कर देता हूँ। उसके बाद हमने आके कुछ करने की कोशिश की। एक चीज और रोहित शर्मा की कैप्टनसी में मैंने ये चीज पहले भी नोटिस की थी, इंग्लैंड के सामने भी मैं चीज नोटिस कर रहा था कि जैसे ही थोड़ा अटैक हो रहा था हमारे ऊपर,
सडनली रोहित शर्मा एकदम स्टेप बैक ले रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसमें होता क्या था कि शायद थोड़ा टाइम वापस आके ड्रिंक्स ब्रेक में या एक सेशन के बाद सेशन का ब्रेक में लेके वो एक नए प्लान से आता था, फिर अटैक करता था। इस बार क्या दिक्कत हुई, इस बार एकदम ऐसा लगा क्लूलेस हो गया कि भाई करना क्या। भाई डेवन कॉनवे ने फर्स्ट टेस्ट मैच में भी सेकंड टेस्ट मैच में भी थोड़ा जैसे ही अटैक किया, स्पेशली हमारे मेन बॉलर अश्विन को, मेरे को ऐसा लगा कि भाई चल अश्विन तो ठीक है, रोहित शर्मा के पास कुछ प्लान ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। अटैक की बात, चलो तुम अटैक कर रहे हो, तुम लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पीछे ले रहे हो, ये तब सेंस बनाता है जब तुम्हारे सामने जैक क्रॉन या बेन डकेट टाइप के प्लेयर्स है जो आउट एंड आउट प्रॉपर अटैक ही करने वाले, तुम्हें मारने ही वाले। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये तुम्हारा एक अटैकिंग ऑप्शन है, बट यहाँ ऐसा नहीं था ब्रो। डेवन कॉनवे या टॉम लेसन या इनफैक्ट रचिन रविंद्र, वो लोग कोई इतना तेज भी नहीं खेल रहे थे और इस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे थे कि जहां तुम्हें समझ नहीं आ रहा। दूसरा मैं बता रहा हूँ क्लैरिटी की कितनी इश्यूज है। तुमने तो पूरा टाइम ये स्टेटमेंट दिया, गौतम गंभीर ने भी दिया, रोहित शर्मा ने भी बोला कि हमारे मेन प्लेयर्स को हम लोग बैक करेंगे, हम लोग मेन प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं। ये तो वन ऑफ टेस्ट मैच हो गया। मीडिया डिसाइड नहीं करता कि क्या प्लेइंग 11 हो। सोशल मीडिया डिसाइड नहीं करता, वेरी गुड, करना भी नहीं चाहिए जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सेकंड टेस्ट मैच में आगे तुमने 3 चेंजेस कर दिए ब्रो, 3 चेंजेस कर दिए, वो भी T20 नहीं है, टेस्ट मैचेस है। लोग सालों साल एक ही 11 खिलाते हैं, तुमने 3 चेंजेस किया। अब चलो चेंजेस की बात करता, सबसे पहला वॉशिंगटन सुंदर की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये वाला पूरा चेंजेस का गौतम गंभीर वाले सेक्शन में भी बात करूंगा। वॉशिंगटन सुंदर, अब लोग बोलेंगे भाई उसने 7 पर ले लिया, टोटल पता नहीं 10-15 विकेट ले लिया इस मैच में, तो इसको क्रिटिसाइज करना सीख। ये तुम हाइंडसाइट में बोल रहे हो। पहली बार वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया क्यों था? क्या उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी के लिए खिलाया था? और विकेट टेकिंग एबिलिटी थी तुम्हारे पास, कुलदीप यादव एक बहुत बेटर चॉइस था। अगर सुंदर इतना ही बड़ा विकेट टेकर था तो वो 3 साल के बाद अपने पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहा होता। उसको खिलाया क्यों? उसकी बैटिंग एबिलिटी के लिए। क्यों खिलाया? इसका मतलब रोहित शर्मा एंड मैनेजमेंट ये मान रही थी कि हमारी बैटिंग वीक है, हमारी ही कंडीशंस में हमारी ही बैटिंग वीक है, इसीलिए तुमने वॉशिंगटन सुंदर को एक और एक्स्ट्रा पोजीशन रखा। तुमने आउट पता नहीं अक्षर पटेल को भी नहीं रखा। सेकंड चेंज पे आते हैं, तुमने मोहम्मद सिराज को हटा के आकाशदीप को लाया। अगेन जब तुम बात कर रहे हो हम बैक कर रहे हैं तो तुमने मोहम्मद सिराज को बैक नहीं किया, तुम आकाशदीप को लेके आए। पूरे टेस्ट मैच में आई गेस 6 से 8 ओवर डाले आकाशदीप ने। सेकंड इनिंग में तुमने ये सोच के रख लिया कि भाई स्पिनर्स ही हमारी विकेट लेंगे, अच्छा स्पिनर्स विकेट नहीं ले रहे। रोहित शर्मा बिल्कुल भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं गया, उसने ये नहीं सोचा कि मे भी आकाशदीप मे भी हमारा पेस कुछ कर सकता है। तुमने ये देख लो कि हमारे पेसर्स कंटिन्यू तेज डाल रहे, चलो ठीक है हमारे एक्सपीरियंस्ड स्पिनर्स है, वो लोग सडनली क्लूलेस हो गए, वो लोग को समझ नहीं आ रहा, वो लोग तेज डाल रहे हैं। भाई एज ए कैप्टन एज ए मैनेजमेंट यही तो तुम्हारा काम है कि तुमको जाकर अश्विन को कभी कभी समझाना पड़ेगा कि ब्रो आई नो तेरा एक्सपीरियंस है, शायद स्लो डालना पड़ेगा, ये प्लान है, ये करना पड़ेगा। वहां में उनके स्पिनर्स को देख रहा हूँ भाई 70-80 पे डाल रहे हो लोग, पर हम लोग 85 से तो स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत वियर्ड लग रहा था मेरे को। थर्ड चेंज पे आते हैं, थर्ड था केएल राहुल और सरफराज खान। अगेन बहुत वैलिड था, सरफराज खान को खिलाना ही चाहिए था, लेकिन वही बात है जहां तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और जब एक्चुअल में मौका आ रहा है तो तुम बोल रहे हो कि नहीं हमारा सरफराज खान खेलेगा। ये चीज का मैं एग्जांपल देता हूँ। अब इसको तुम गलत साइड तुमको जैसा देखना है देख लो। करुण नायर ने अपने एक इंग्लैंड के सामने मैच था, होम टेस्ट मैच, और उसमें करुण नायर ने 300 रन मारे थे। करुण नायर किसकी जगह खेलना था? अजिंक्य राणे की जगह आके खेला, क्योंकि अजिंक्य राणे इंजर्ड था। उसने 300 मारे, नेक्स्ट मैच में अजिंक्य राणे फिट हुआ, अजिंक्य राणे स्ट्रेट इन आ गया। अब ये गलत सही मैं मान रहा हूँ कि भाई 300 मारने के बाद भी ड्रॉप होना बहुत बुरा लगता है, लेकिन एक प्रेसिडेंट सेट था कि भाई बैक करना इसको कहते हैं कि हमने बैक किया और उसके बाद आगे जाकर अजिंक्य राणे ने क्या किया जो भी किया। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ, केएल राहुल एक सेकंड, मैं अभी भी ये नहीं बोलूंगा कि केएल राहुल खेलना चाहिए था। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम जो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो ना वैसा है नहीं सिचुएशन, दैट्स ऑल। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, तुम ऑनेस्टली बोल दो ना कि हाँ यार केएल राहुल स्ट्रगल कर रहा है, हम उसको बैक करेंगे, थोड़ा टाइम ऑफ देखिए, जो भी तुम्हारे स्टेटमेंट तुमको देने, ये क्या बात हो रही है यार। और कुलदीप यादव, अगेन मैं कुलदीप यादव कहना चाहता हूँ, तुमने वॉशिंगटन सुंदर कुलदीप यादव को तुमने क्या बोल के हटाया? मतलब जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज की प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले कुलदीप यादव को हटाया जाता है। कुलदीप यादव 10 में से 9 बार टेस्ट मैच में इसीलिए ड्रॉप हुआ है क्योंकि उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसके परफॉर्मेंस कोई दिक्कत नहीं, कोई और खराब परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए उसको एडजस्ट करना पड़े। तुमको अपनी बैटिंग लंबी करनी है, तुमने कुलदीप यादव को हटा दिया। तुमको पेसर चाहिए क्योंकि तुम्हारे कोई पेसर अच्छा निकला, तुमने कुलदीप यादव को हटा दिया। मेरे को नहीं, एक अटैकिंग बॉलर, चलो मैं अगेन अभी भी ये नहीं बोलूंगा कि वॉशिंगटन खराब है, लेकिन कुलदीप यादव एक आउट एंड आउट अटैकिंग बॉलर है। अगर वॉशिंगटन सुंदर नहीं चलता तब तुम क्या करते ब्रो? पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा दी है? तो चलो तुम्हारे, मैं तो अभी भी बोलूंगा कि वॉशिंगटन सुंदर एक प्रॉपर तुम्हारा तुर्क का इक्का था, जस्ट आउट ऑफ द ब्लू चल गया। तुमने लिया उसको बैटिंग के लिए था, लेकिन उसको उससे 7 पर ले गया, तो ये बहुत बड़ा इशू है ब्रो। तुमको एज ए कैप्टन, अभी तुम ये तो होम कंडीशंस थी, तुम्हारा बहुत कंट्रोल था इधर, अब यहाँ से तुम ऑस्ट्रेलिया जाओगे ब्रो, वहां तो तुम्हें एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे प्लान A-B-C है ही नहीं उसके पास। अगर हमारे स्पिनर क्लूले, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था, एक लास्ट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे को रिसेंट टाइम में कई बार ऐसा लगा है कि रोहित शर्मा उस जोन में रहता था
कि भाई बैटिंग में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ खराब हुआ तो नीचे से हमारे बैट्समैन संभाल लेंगे, और कितने पे भी हम लोग आउट हो गए, अश्विन और जडेजा तो है ही, अश्विन और जडेजा हमको बचा लेंगे। कुछ भी होगा, अगर हम लोग 200 पे ऑल आउट हुए तो अश्विन और जडेजा मिलके सामने वाली टीम को 150 पे लपेट लेगी, और इस बार ये चीज नहीं हो पाई। अश्विन और जडेजा का खराब सीरीज गया एज अ बॉलर, और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वही उसका प्लान ABCD था कि भाई जो होगा अश्विन और जडेजा देख लेंगे, और ये हो नहीं पाया। अब ठीक है, मैंने बहुत लंबा रेंट कर दिया, और मेरे हिसाब से चीज अगर कुछ बोलना है, एक चीज और बोलना चाहता हूँ। जैसे वॉशिंगटन सुंदर की बात चल रही थी, तो तूने बोला कि मान ले कि अपन ने उसको बैटिंग के लिए लिया मेन उसकी बॉलिंग से ज्यादा। चलो कोई आके अगर ये बोलता है कि हमने उसकी बॉलिंग के लिए लिया, हमको ऐसा था कि न्यूजीलैंड की टीम में लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा है, इसलिए हमने वॉशिंगटन सुंदर को टीम में पीछे से इंक्लूड किया। तो भाई ये तो तुम्हारी टीम मैनेजमेंट की गलती है ना, कि तुमने पीछे से ये चीज सोची पहला टेस्ट मैच हारने के बाद। इसके लिए तो तुमको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए था कि न्यूजीलैंड की टीम में लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा है, तो हम अश्विन के साथ वॉशिंगटन सुंदर को पहले टेस्ट में ही खिला दें। लेकिन तब तुम उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे, या चलो नहीं खिलाते तो तुम टीम में लेके रखते। ये तो क्या मैसेज भेज रहा है कि हमने देखा कि अरे यार हमसे मिस्टेक हो गई टीम सिलेक्शन में, अब फटाफट वो जैसे कुछ फट गया तो फटाफट से सिलाई कर देते हैं, ठीक है अब अगले टेस्ट मैच के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये गलत मैसेज शो करता है भाई। ओके, मैं नेक्स्ट बंदे पे जाना चाहता हूँ, विराट कोहली इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मैं एक फोटो में शेयर करना चाहता हूँ विराट कोहली को, जो जिसके बारे में तुझे बताया। भाई विराट कोहली का क्या करना है, अगर तू अब ये पूरा ऐसा होता है कि अगर विराट कोहली के रिसेंट लास्ट के 10 मैचेस देखे तेरे को लगेगा भाई 50 की एवरेज है, लास्ट के 2 मैचेस देखे तेरे को सडनली लगेगा नहीं यार विराट कोहली उतना अच्छे से खेल नहीं रहा है। तो क्या देखो देखो मेरे को ऐसा लग रहा है विराट कोहली एक्चुअली में इनकंसिस्टेंट है। इसमें तेरे क्या थॉट्स हैं, तू बोल, तब तक मैं कुछ शो करता हूँ ऑडियंस को। पर्सनली मुझे कहीं ना विराट कोहली के अंदर ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली फिर से अपने वो वाले जोन में चला गया जहाँ पे उसकी वो सेंचुरी नहीं आ रही थी। तब जो विराट कोहली जिस जोन में था उस जोन में, लेकिन उस जोन की खास बात ये थी कि उसमें भी विराट कोहली 50 60 70 इतने रन बना रहा था। लेकिन जहाँ पे विराट कोहली फंस जा रहा है, जिस भी वजह से, देखो बहुत बड़ा बैट्समैन है सबको पता है, लेकिन वो जिस भी रीजन से फंस जा रहा है, चाहे वो आगे की बॉल पीछे खेल दे रहा है या जो भी स्पिन के सामने इशू आ रहा है, जो भी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं विराट कोहली का जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा अब डामाडोल हो चुका है। इस टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा लगा, जैसे संजय मांजरेकर ने दोनों बार जब वो बैटिंग करने आया तब कमेंट्री में बोला कि लुक्स इन अ डिफरेंट इंटेंट। इस टाइम पे उनका माइंडसेट अलग दिख रहा है, इस टाइम पे उसका वो माइंडसेट अलग दिख रहा है। पहली इनिंग में 1 रन बनाया था विराट कोहली ने, और उस 1 रन के 1 शॉट के बाद ही कमेंटेटर्स भाई बहुत ज्यादा बोलने लगे थे कि यार आज विराट कोहली ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा करेंगे, और बस उसके बाद विराट कोहली आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं एक कुछ दिक्कत चल रही है जो शायद उतनी क्लियर नहीं है। एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, चल मैं पर्सनल दिक्कत पे नहीं जाऊंगा। एक जो हमने इंस्टाग्राम पे फोटो भी डाला था, तो भाई जो उसका लास्ट 2019 के आसपास 254 मारे थे उसने, इस सेम ग्राउंड में मारा था अफ्रीका के अगेंस्ट। उसके बाद से जो ड्रास्टिक चेंज आया है विराट कोहली का, देख वनडेज में तो भी रन आ रहे थे, T20s में देखेंगे, टेस्ट मैच में जो ड्रास्टिक डिफरेंस आया मैं वो बताना चाहता हूँ कि भाई उस 2019 की उस इनिंग के बाद विराट कोहली ने समवेयर अराउंड 2000 रन मारे 33 की एवरेज से। ब्रो ये बहुत खराब एवरेज है, 33 की एवरेज से रन मारे हैं। चलो मैं ये भी मानता हूँ कि इस दौरान बहुत टेस्टिंग कंडीशंस में खेला है, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि बाबर आजम टाइप करनी है टेस्टिंग कंडीशन, लेकिन फिर भी 33 की एवरेज विराट कोहली के लेवल के 55 से उसका एवरेज सीधा 48 पे गिरा। अब ये सुनने में ऐसा लगेगा कि यार ठीक है ना, टेस्टिंग कंडीशंस में गिर रहा है, 48 इज अ स्टिल वेरी गुड एवरेज। सेम चीज अजिंक्य रहाणे के साथ हुई थी, जहां पर उसका एवरेज 51 से नोज डाइव करके सीधा 38 पे हुआ था, और सबको पता है कि भाई हमने क्या किया उसके बाद अजिंक्य रहाणे के साथ। तो कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत क्लियर है। हम लोग कुछ भी बोले कि नहीं भाई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन दिक्कत बहुत क्लियर है ये बहुत इसमें, क्योंकि एक दूसरी जो दिक्कत है, हमने ना ये सेम चीज उस टाइम पे भी बात किया था आईपीएल के टाइम में, हम दोनों ने बात किया था, अगर कोई ओजी व्यूअर है तो उसको पता होगा, हमने तब भी बोला था कि विराट कोहली का बहुत क्लियर इशू है स्पिन के अगेंस्ट। एक टाइम पे जो विराट कोहली एकदम आउट एंड आउट स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर था, आज के टाइम स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने वो स्ट्रगल कर रहा है। उस टाइम पे मुझे याद है विराट कोहली ने स्टेटमेंट दिया था कि भाई ये लोग इस टाइप के जो लोग बातें करते हैं या जो चीज देखते हैं वो लोग नर्ड्स या गीक्स होते हैं, वो लोग को ये सब बातें करना होता है, वो लोग को नहीं पता ग्राउंड पे क्या हो रहा है। भाई मैं पूरा मान रहा हूँ आपको ग्राउंड पे आपको ज्यादा पता है ग्राउंड का, लेकिन दैट डजंट मीन कि जो एक क्लियर आपकी इशू है उस पर हम लोग बात नहीं कर सकते। तो इस चीज में बात, इस पे थोड़ा बोल, तब तक मैं एक और चीज हाईलाइट करता हूँ। कहीं ना कहीं जब ये वाली चीज हुई थी, ये बात हुई थी, तब हमने एक चीज और पॉइंट आउट करी थी कि भाई विराट कोहली अगर इतना ही स्पिन के सामने स्ट्रगल नहीं कर रहे थे तो विराट कोहली ने अचानक से स्लॉग स्वीप खेलना क्यों चालू कर दिया, जो स्लॉग स्वीप वो पहले नहीं खेल रहे थे। तो मुझे
इस चीज पे मैं जस्ट थोड़ा सा हाईलाइट, सॉरी टू इंटरप्ट करना। अब देखे, जैसे कि कोई ये देखेगा कि लास्ट 10 टेस्ट मैचेस में कोहली ने तो भाई 51 की एवरेज है, बहुत अच्छा है भाई। मैं अभी भी उस चीज को बहुत प्रेज कर रहा हूँ कि एक दो सेंचुरीज, एक शायद वेस्ट इंडीज वगैरह में सेंचुरीज मारी थी। मेरा जो पूरा पॉइंट आया कि विराट कोहली वाज वन ऑफ दोस गाइज जो मुश्किल कंडीशंस में खड़ा होता था। अब तुम लोग बोलो कि भाई विराट अकेला करेगा क्या, बाकी हो सकती हो नहीं भाई। अब विराट ने ज्यादा खेला है तो उससे उम्मीद ज्यादा होगी, वो उस लेवल का प्लेयर है तो उससे उम्मीद ज्यादा होगी। लेकिन ये जो एक चार्ट है बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है कि विराट कोहली जो हाई बेस्ट प्लेयर है करंटली लास्ट 10 टेस्ट, मतलब टॉप प्लेयर्स में, तो जयसवाल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, 51 की एवरेज। वहीं रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ इनिंग्स के लिए, सेम कंडीशंस में के लिए 31 की एवरेज है ब्रो। केएल राहुल जिसको बैक करने की बात हो रही है 27 की एवरेज। पुजारा जिसने अपने लास्ट 10 टेस्ट मैचेस जो उसने खेले थे उसकी 37 की एवरेज थी, जो भी उसमें से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल था मेरे हिसाब से अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में उसने खेला होगा कुछ मैचेस, है ना, उसकी 37 और की ये एवरेज। माइंड यू कि ये स्टैट्स इस मैच के पहले के हैं, हाँ, ठीक है। इस मैच के बाद तो रोहित और कोहली के स्टैट्स और ज्यादा खराब हो गए। गिरे होंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पुजारा उसके आखिरी 18 इनिंग्स में 37 की एवरेज होने के बाद उसको ड्रॉप करके निकाल दिया गया, ये बोलकर कि भाई उसकी उम्र हो गई है। वेरएस केएल राहुल को अभी भी घसीटा जा रहा है, सेम पोजीशन में केएल राहुल को ये घसीटा, क्या बोल के घसीटा जा रहा है कि भाई ओवरसीज में केएल राहुल बहुत अच्छा है। पुजारा से बेहतर है क्या वो ऑस्ट्रेलिया में? पुजारा से कोई भी बेहतर है क्या हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में? कोहली है और पुजारा है। रोहित शर्मा पे बात जरूर होनी चाहिए कि भाई जहां आप अच्छे थे हमने डिस्क्राइब किया, तो सेम इशू यहाँ पर भी आया कि भाई आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अब विराट कोहली पे आते हैं ब्रो, विराट कोहली के लिए आज स्टेज एकदम सेट था। अब विराट कोहली कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ स्पिन के अगेंस्ट वही बैकफुट पे जाके, अब ये इतना वियर्ड सा हो गया ना, पेसर को हर बॉल वो फ्रंट फुट पे खेलना चाहता है और स्पिनर को हर बॉल ऐसा लगता है कि बैकफुट पे खेलना चाहता है। फर्स्ट इनिंग का डिस्कशन मैं थोड़ा सा डिस्कस कर, मैं चाहता हूँ उस पर डिस्कस करें और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। विराट कोहली का फर्स्ट इनिंग का जो फुल टॉस मिस किया था ब्रो, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि वही वो जो इंटेंट कि अब मैं मारूंगा, आज मैं बहुत अच्छा खेलूंगा, ऐसा वैसा, उसके चक्कर में वो एक लूपी फुल टॉस जो थोड़ा सा डिप हो गया, उसको विराट कोहली क्रॉस बैट से खेल गए और वो क्रॉस बैट से खेलने के चक्कर में मिस हो गया। अगर वही वो स्क्वायर लेग की तरफ की जगह मिड विकेट मारने की तरफ देखते तो वो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन इसमें एक और चीज ऐड करके नेक्स्ट पे मूव ऑन करता हूँ। विराट कोहली का है ना एक बहुत क्लियर इशू है स्पिन के अगेंस्ट, बहुत क्लियर इशू है, ठीक है। इसमें अब मेरे हिसाब से किसी को आंख नहीं बंद करना चाहिए अगर तुम चाहते हो विराट, तो क्लियर इशू है विराट में। गौतम गंभीर हमारा कोच है, इंडिया का मॉडर्न टाइम्स का वन ऑफ द बेस्ट स्पिन प्लेयर था, उसको ही काम करना होगा और उस पर बात करना होगा। लेकिन भाई इससे बात आया, इससे जो चीज पे मैं बात करना चाहता हूँ और ये विराट कोहली के टॉपिक का एक्सटेंशन है कि भाई हमारे जो टॉप प्लेयर्स है ना भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे। मैंने लास्ट विराट कोहली का सुना था एंड रोहित शर्मा भी शायद उसके आसपास ही होगा। विराट कोहली लास्ट डोमेस्टिक में 2012 में खेला था, जब से हमारा ये जीतना चालू, 2012 में लास्ट डोमेस्टिक टेस्ट मैच खेला था भाई। यहाँ पर स्टीव स्मिथ, मैं जस्ट बता रहा हूँ बीजीटी की तैयारी के लिए स्टीव स्मिथ जाके शीफील्ड खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है बुरा खेल रहा है वो अलग पॉइंट है। मिचेल स्टार्क ब्रो वो ऐसा बंदा है कि अगर उसको थोड़ा सा भी ऐसा लगे ना कि मैच जरूरी नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए मैचेस नहीं खेलता है, वो T20s नहीं खेलेगा, वनडेज अवॉइड करेगा, वो सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए बचा रहा है आजकल। वो तब जाके शीफील्ड में ना 25-25 ओवर्स डाल रहा है। तो तेको नहीं लग रहा कि हमारे प्लेयर्स को, तुम जब आज के टाइम में एक सैमन डूल का बहुत फेमस कोट चल रहा है जहां पर बोल रहा है कि इंडियंस भी आपको इतना अच्छा स्पिन नहीं खेलते, विच इज क्वाइट ट्रू। मे बी अब हमारी गलती, हम लोग परफॉर्म इस तरह से कर रहे हैं ना। तो तेको नहीं लग रहा है कि भाई जहां ड्यूलिप ट्रॉफी की बात हो रही है, जहां श्रेयस अय्यर जैसे बंदों को बोला जा रहा है 40-44 की एवरेज होने के बाद भाई तू जहां डोमेस्टिक में रगड़, अपने आपको डोमेस्टिक में परफॉर्म करता वापस आ, ईश्वर जैसे प्लेयर्स कंटिन्यू अपने आपको घसा रहे, ड्यूलिप ट्रॉफी को हम हाईलाइट करेंगे, इतनी बड़ी ट्रॉफी है, वहां पर जाकर रोहित शर्मा, विराट कोहली जिन्होंने आज के टाइम में T20s खेलना छोड़ दिया, हमको वनडे में अभी कंसिडर नहीं कर रहे थोड़े टाइम के लिए जब तक बीजीटी नहीं हो रहा, उनको जाके बोलना नहीं चाहिए कि जाके एक एक दो मैच बॉर्डर गावस्कर के खेलो, या मे भी जाके काउंटी तो छोड़ ही दे भाई, क्यों इंडियन कंडीशंस में खेलो। ये लोग क्या इतने बड़े कि अब हम लोग डोमेस्टिक भी नहीं खेलेंगे? मेरे को आज भी याद है सचिन तेंदुलकर शायद अपने रिटायरमेंट तक ऑलमोस्ट उसने रणजी मैचेस खेले मुंबई के लिए और अच्छे खेले। तो वाई नॉट विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब जो है, ऋषभ पंत अपने डोमेस्टिक के मैचेस खेल के आया, उसने अच्छे परफॉर्म किए, उसने 99 मारा लास्ट मैच में, इस बार भी फर्स्ट इनिंग में डिसेंट ही खेला था और आउट हो गया। तो तुम्हारे जो डोमेस्टिक जितने भी तू देखा डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस नहीं रिसेंट टाइम्स में रन मारे, यशस्वी जायसवाल उसने डोमेस्टिक खेला, उसने परफॉर्मेंस में रन सरफराज कर। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली को क्या बीसीसीआई बोल नहीं सकती कि भाई आप जाके डोमेस्टिक खेलो, क्यों नहीं खेल सकते लोग? नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना कि अब वापस वही एक प्रॉब्लम में हम आ रहे हैं जहाँ पे कुछ खिलाड़ी हमारे जो जेनेरिक रूल्स हैं उनसे ऊपर उठ चुके हैं कि इन लोगों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है कि ये लोग नहीं खेलेंगे, बाकी लोग खेलेंगे। अब जैसे मान ले ये जो स्पिन वाला जो इश्यू आया, जो हमने फेस किया बैटिंग से थोड़ा सा हट के,
कि हमारे स्पिनर्स उतना कंसिस्टेंटली इस बार परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है, चलो एक वन ऑफ सीरीज है हमारे लेजेंडरी स्पिनर्स के लिए, पर क्या तुम बीजीटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए और इस सीरीज से पहले प्रिपेयर करने के लिए डोमेस्टिक नहीं खेल सकते थे, जब तुमको पता है कि न्यूजीलैंड एक टेस्टिंग स्पिन कंडीशंस में खेल के फिर यहाँ आएगी, और कितना भी तुम बना लो खराब, तुम्हारी कंडीशन श्रीलंका से खराब और श्रीलंका से ज्यादा स्पिन फ्रेंडली नहीं होने वाली है, ठीक है। तो जब न्यूजीलैंड वहां से 2 टेस्ट की प्रैक्टिस करके आएगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो यहाँ बेटर परफॉर्म करेगी। तो जडेजा या अश्विन, चलो जडेजा नहीं, मान लो जडेजा अलग अलग फॉर्मेट खेलते रहते हैं, अश्विन क्यों नहीं खेल रहे थे डोमेस्टिक में उस दिलीप ट्रॉफी में? तो ये जडेजा भी कोई फॉर्मेट नहीं खेल रहा है, हाँ, उसने भी अब तो टी से रिटायर हो गया, वनडेज में उसको कंसीडर नहीं कर रहे हम लोग। हाँ, तो मान लो जिस बैटर्स पे थोड़ा नहीं, बैटर्स पे स्टिक कर, अपने स्पिनर्स पे आएंगे, बैटर्स पे स्टिक कर थोड़ा। तो अब मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमारे बैटर्स हैं उनको डोमेस्टिक खेलना चाहिए था। जो लोग प्रिफरेबली अब लॉन्गर फॉर्मेट्स ही खेलेंगे जैसे वनडे और टेस्ट, उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो लोग थोड़ा सा हमारे डोमेस्टिक की वैल्यू करें, ठीक है। मैं हाईलाइट करता हूँ क्यों मैं हाईलाइट करता हूँ ये हमारा अभी स्क्रीन पे आई होप सब अच्छे से दिख रहा है, आई होप मेरे को क्लियरली स्टैट्स वगैरह दिख रहे होंगे कि हमारे लास्ट ईयर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के रोहित शर्मा का जरा शार्प डिक्लाइन देखो, तुम्हें समझ आएगा हम लोग क्यों रोहित शर्मा को सपोर्ट करते थे। पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में 60 की एवरेज थी रोहित शर्मा की, उससे गिर के 42 गई, स्टिल वी सपोर्टेड कि नहीं नॉट बैड। आज के टाइम में करंट साइकिल में 37.9 की, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये सीरीज के बाद और नीचे गई होगी। विराट कोहली 42 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में उसकी एवरेज थी, वो सीधा क्रिकेट 32 पे चली गई लास्ट टाइम पे, और उस पूरे दौरान में विराट कोहली ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला। आज के टाइम में 48 पे आई है करंट साइकिल में, आई एम प्रीटी श्योर थोड़ी और नीचे गई होगी। ये जस्ट विराट कोहली का जीनियस है कि वो एक्चुअली अभी भी सस्टेन कर पा रहा है इतने खराब फॉर्म से, और ये क्लियर स्पिनर के खिलाफ इशू होने के बाद भी उसका जीनियस है कि वो अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है, उसकी फिटनेस सस्टेन कर पा रही है। लेकिन विराट कोहली का अभी भी मुझे ऐसा कहना है कि वो अपनी क्या कहते हैं अपनी शक्तियों को पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा। ऋषभ पंत हैज बीन ब्रिलियंट। हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि विराट कोहली खराब खेल रहा है या विराट कोहली का बहुत खराब टाइम चल रहा है। विराट कोहली अपने विराट कोहली के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रहा है, और ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा। और ये कोई खुशी की बात नहीं कि भाई विराट कोहली इतना अपना वो मेंटेन कर दिया कि भाई वो अपना ही स्टैंडर्ड। नॉस्टैल्जिया में मत दिया करो, नॉस्टैल्जिया में मत प्रेजेंट और फ्यूचर का सोचो कि बीजीटी खेलना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में क्वालिफाई होके जीतना। बस ये थोड़ा बहुत पाकिस्तान फैन वाली मेंटालिटी नहीं चाहिए कि हमने 92 में ये कर दिया, शाहीन अफरीदी ने 2 विकेट ले लिया। अगेन ऋषभ पंत का एक बहुत अच्छा अपवर्ड मार्केट 39, 43, 56 का करंट साइकिल में चल रहा है। जडेजा का 50, 36 मेरे हिसाब से 50 की एवरेज कुछ बहुत ज्यादा एनोमली थी, उतना एक्सपेक्टेशन करना जडेजा से बहुत ज्यादा है। शुभमन गिल ब्रो, शुभमन गिल पे थोड़ा बात करते हैं। 31, 33, 43 शुभमन गिल को कब तक घसीटना है ब्रो? अपने विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात कर दी, शुभमन गिल का क्या करना है? उसको बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ मैचेस मिल गए हैं। शुभमन गिल ने कुछ भी ड्रास्टिक परफॉर्मेंस करके भी दिखाया है। मेरे हिसाब से 31 और 33 की एवरेज उसको घसीट रहे थे, और 32 की एवरेज हमने पुजारा को हटा दिया। शुभमन गिल पे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा तो तू बात करे, थोड़ा उस पर बात कर तू। शुभमन गिल की सबसे बड़ी परेशानी है कि शुभमन गिल की इनकंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा है कि वो शुभमन गिल का ऐसा हो गया है ना कि शुभमन गिल अब मेरे को कहीं ना कहीं, मतलब ऐसे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वो लिटन दास वाली वाइब्स आने लगे हैं कि भाई एक मैच इतना अच्छा खेलेगा कि ऑलमोस्ट वो अपने दम पे जिता देगा, और उसके बाद 4-5 मैच में ऐसा लगेगा कि यार ये क्यों खेल रहा है, ये तो वॉकिंग विकेट है, ऐसा सा हो जा रहा है टेस्ट मैचेस में शुभमन गिल के लिए। तो शुभमन गिल के साथ अब तुम ये सोचो कि 2 WTC साइकिल शुभमन गिल की ऐसी चली गई है जहां पे उसकी एवरेज 35 के मार्क को टच नहीं कर पाई ओवरऑल। तो ये कितना बड़ा टाइम है, तुमने एक खिलाड़ी करियर की 36 की एवरेज है उसकी। तो ये जो किसी प्ले, मतलब पर्सनली ना मुझे ये चीज बहुत खराब लगती है। जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैंने ये बात डिस्कस करी थी, तो उसमें हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड ने बोला था कि भाई इनिशियल डेज में थोड़ी किसी की एवरेज इतनी अच्छी होती है। भाई तुम मयंक अग्रवाल की एवरेज देखोगे या पृथ्वी शॉ की या और कोई भी यशस्वी जायसवाल की एवरेज देखोगे, तो इनिशियल डेज में जब कम मैचेस खेले होते हैं तभी लोगों की एवरेज ज्यादा अच्छी होती है। जब मैचेस का जो काउंट है वो बढ़ता चला जाएगा तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा चांस है कि तुम्हारी एवरेज गिर जाएगी। तो मैं चल इसको थोड़ा और खराब स्टार्ट के बाद भी इतना लंबा रन किसी को दिया जा रहा है, किस बेसिस पे, वो मेरे को जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है। सिंपल है। थोड़ा सा रीसेंट सीरीज दिखाता हूँ, ये चीज याद रखना कि शुभमन गिल को सिर्फ टेस्ट मैचेस नहीं खिला रहे, उसको अक्रॉस फॉर्मेट खिला रहे कि भाई बस तू अपना फॉर्म पकड़। ठीक है, मैं शुभमन गिल के टैलेंट पे या उसकी स्किल पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात है रिजल्ट्स की, उसके पोटेंशियल को कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया की जो सीरीज थी 39 की एवरेज थी बांग्लादेश के नाम। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में उसने 2 मैच खेले, 51 की एवरेज, रन 154 ही मारे, ठीक है नॉट बैड। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया
एक टेस्ट मैच खेला, 31 रन मार के गायब हो गया, 15 के एवरेज। वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, जहां हर कोई जाके रन मारा, वहां भी 22 के एवरेज। उसके साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, अगेन आई अग्री टेस्टिंग कंडीशन, लेकिन 18 की एवरेज। अब ये देख, उसकी लास्ट 3 सीरीज 15, 22, 18, ये होने के बावजूद इंडिया वालों ने उसको एक और चांस दिया। ठीक है, एक और चांस दिया। श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल ऑलमोस्ट सेम थ्रेड पे चल रहे थे, बस शुभमन गिल को एक इनिंग एक्स्ट्रा मिली, जहां शुभमन गिल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में उसने 5 मैच में 452 रन मारे, 56 की एवरेज। हम यहाँ लगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। अगेन बांग्लादेश के सामने आकर उसने सेंचुरी मारी, 164 मैचेस था जिसमें 164 रन थे, जिसमें से कुछ 120 उसने एक ही इनिंग मारे। अब वापस जो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आया, अभी हालांकि अपडेट नहीं हुआ कंप्लीटली, उसमें फिर से भाई एकदम क्रूशल जंक्शन पे आके आउट हो रहा है। इसका कंसिस्टेंटली कैसा होता है मैं बता रहा हूँ कि 2-3 इनिंग खराब खेलता है, अचानक से एक इनिंग में सीधा सेंचुरी मार रहा है, तो अपने को लगता है कि ओके फाइनली ही इज बैक। फिर वही चीज हो रही है। और अगेन शुभमन गिल भी स्पिन के सामने, भाई क्या हो रहा है, प्रिंस और किंग ऑलमोस्ट सेम तरीके से बार बार आ रहे हैं, वो भी सेम स्पिन के सामने स्ट्रगल कर रहा है ब्रो। अरे शुभमन गिल के साथ ये चीज समझनी चाहिए कि शुभमन गिल ऐसा नहीं है कि जायसवाल के जैसे पिछले 1 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, ठीक है। हाँ, काफी लंबे टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, उसको इतने मौके मिल रहे हैं और वो अभी भी कंसिस्टेंट नहीं है टेस्ट फॉर्मेट में। और उसके साथ ही साथ शुभमन गिल, अब तुम ओपनिंग से नंबर 3 के प्लेस पे आ रहे हो, जहां तुम चेतेश्वर पुजारा को रिप्लेस कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स तुमको टीम की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान को रिप्लेस कर रहे हो, तो तुमसे कंसिस्टेंट होने की एक्सपेक्टेशंस की जाएंगी। यस, दैट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी ब्रो। हाँ, चलो ठीक है, मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी एक दूसरे कंसिस्टेंट प्रॉब्लम नहीं है, एक रेयर इनकंसिस्टेंसी भी है। तो जो हमारा स्पिन ड्यू था, जडेजा और अश्विन, वो लोग क्लूलेस थे। मैंने इनफैक्ट देखो फर्स्ट टेस्ट मैच में मैंने बोला था कि भाई मेरे को अश्विन का यार अच्छा नहीं लगा, तो वहां उन्होंने बोला था कि यार अश्विन के पास शायद इतना रन ही नहीं छोड़ा जाए, उतनी पॉसिबिलिटी नहीं थी जहाँ वो ना। लेकिन मैं जस्ट एक आउट ऑफ द ब्लू सवाल पूछ रहा हूँ, ये कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन बेसिस। तेरे को ऐसा लग रहा है कि इस साल की स्टार्ट से इंग्लैंड की सीरीज से अभी तक जितने भी मैचेस हुए टेस्ट मैच, अश्विन में भी अपने बेस्ट पे नहीं है? तुझे ऐसा स्टैट्स में तो भाई वो बंदा मेरे को लगता है कभी लेफ्ट हैंड से भी बॉल डाल के विकेट ले सकता है, लेकिन अश्विन की जो बात होती है शायद उस लेवल का कंट्रोल नहीं है। यार वो जैसे बोलते हैं कि फादर टाइम इज कैचिंग अप ऑन यू, तो अब धीरे धीरे भाई वो चीजें हो रही हैं कि अश्विन का डिक्लाइन अब हम यहाँ से देख रहे हैं अपनी आंखों से। हमने अश्विन का राइज देखा, हमने अश्विन का डोमिनेंस देखा, और अब हमारे सामने हम अश्विन का डिक्लाइन भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2 टेस्ट मैच खराब गई तब हम उस बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं। अश्विन का डिक्लाइन काफी टाइम से आंखों के सामने प्रेजेंट है, अगर कोई उस चीज को नोटिस कर रहा हो तो लेकिन स्टिल उसका डिक्लाइन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा अच्छा है है। हाँ, कि वो अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अच्छा तेरे हिसाब से जस्ट एकदम इम्पैक्ट एकदम छोटा रहा, तेरे हिसाब से क्यों न्यूजीलैंड के स्पिनर्स, इनफैक्ट ग्लेन फिलिप्स जैसा बंदा 2-2, 3-3 विकेट ले रहा था पर इनिंग, और जडेजा जैसा बंदा 24 ओवर डालने का विकेट नहीं ले पा रहा है, अश्विन जैसा बंदा को 5-5 की इकोनॉमी से रन पड़ रहे हैं, फिर लेटर स्पेल्स में बेटर कर रहा है। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर अश्विन एंड जडेजा, एंड समहाउ सेम चीज वॉशिंगटन सुंदर कैसे बेटर करेगा? कहीं ना कहीं देख, 2 चीज़ें थी जो अश्विन और जडेजा के लिए खराब गई और वॉशिंगटन सुंदर ने वो चीज़ें अच्छी करी मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से। कि एक तो वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत ज़्यादा टाइट लाइंस पे बॉलिंग करी, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ ट्राइंग टू मैनी थिंग्स कि हियर एंड देयर ये कर दूं वो कर दूं, नहीं, उसने बहुत ज़्यादा टाइट लाइंस पे बॉलिंग करी, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहा वो। और दूसरी बात जो बहुत एविडेंट थी कि जो हमारे स्पिनर्स थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ बॉल फेंक रहे थे, ठीक है। मैं तो परेशान था यार ये चीज को देख के कि इनकी पेस इतनी कंसिस्टेंटली 90+ कैसे हिट हो रही है। जहां पे मैं सेंटनर को देख रहा हूँ, एजाज पटेल को देख रहा हूँ, इवन ग्लेन फिलिप्स तक कुछ बॉल 90 के नीचे डाल रहा था, लेकिन जडेजा 94, 95 पे कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहा है। अश्विन की 92, 88, 90, 92 इस पे हिट हो रही है। तो कहीं ना कहीं जब तुम आप इतनी तेज बॉल फेंक रहे हो, तो वो जो एक स्पिन होके थोड़ा सा टाइम लेके बैट्समैन के पास बॉल आ रही है, वो चीज नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं वही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। हमारे जो विकेट टेकिंग एबिलिटी थी वो इसी वजह से कम हो गई। मेरे पास तो ये 2 ही पॉइंट है क्रिस्प में बोलने के लिए। मेरे पास भी बहुत सिंपल, मेरे हिसाब से ठाकुर ने कंप्लीटली समराइज कर दिया। एक और चीज मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि उनके बैटर्स ने स्पिन थोड़ा बेटर खेला, हमारे बैटर्स ने स्पिन और खराब खेला। क्योंकि अगर जिस तरह से सरफराज खान का डिसमिसल था, जिस तरह से ऋषभ पंत का डिसमिसल था, फर्स्ट इनिंग में अक्रॉस द लाइन मारने जा रहा है, बोल्ड हो रहा है, सरफराज खान भाई क्या कर रहे तूने लिटरली इसके पहले वाले टेस्ट में 150 रन मारे, टेस्टिंग कंडीशन में मारे, तो आके इस तरह से नहीं आउट हो सकता मेरे भाई। विराट कोहली का जिस तरह से डिसमिसल है, कुछ हद तक जायसवाल का भी जिस तरह से डिसमिसल, मुझे लग रहा है कि हमने उनसे खराब स्पिन खेला और उन्होंने हमसे बेहतर स्पिन खेला, इसके लिए इतना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन भाई खेलने से याद आया, और ये सब जहाँ पे बात कर रहे हैं,
तेरे को नहीं लग रहा है कि तेरे को गौतम गंभीर के टैक्टिक्स पे क्या कहना है ब्रो? मैं गौतम गंभीर के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ, इसके पहले जब हमने बात किया था कि भाई गौतम गंभीर ने कई अपने ना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए, तब ये बात होती थी भाई गौतम गंभीर है ना उस पोजीशन पे नहीं है, हाँ तब उसने स्टेटमेंट दिया, आज के टाइम वो कोच है तो थिंग्स चेंज। अब एज अ कोच जहाँ इसने इतनी सारी बातें की कि भाई एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, ये नहीं हुआ ये हुआ, है ना, हम लोग बैक करेंगे आप सोशल मैच मीडिया। ऐसे नहीं हार सकते, आपको हाँ कुछ बेहतर आप इंटेंट दिखाना चाहिए, ये वो। इंटेंट अब दिखाना तो भाई चाहिए तुम टीम के कोच हो, तुम दिखाओ टीम के साथ इंटेंट। बाहर भाई। बैठ के हमेशा इसीलिए कहा जाता है यार कि जो बाहरी सिचुएशन, चाहे हम दोनों भी बाहर की सिचुएशन में, वहां से बैठ के चीजों को एनालाइज करना और बोलना बहुत डिफरेंस है। लेकिन हम अगर बोल रहे हैं उसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है, मैं ऑफ कोर्स बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है 10 साल तक कि हम जो हाँ बोले उसके उस वो अब तुमको तो उस चीज का नॉलेज है, हम तो बस जो डिस्कशन टेक्निकलिटीज कर रहे हमको पता है, हम जो देख रहे हैं अपनी आंखों से, हम उसके बेस पे बोल रहे हैं, हमको नहीं पता ब्रो। कि ये तुम। हाँ तो भी मैं बोलूंगा कि अपने यहाँ से वो एक्चुअली में इंडिया का कोच बैठ के ये बोल रहा है कि सोशल मीडिया पे 11 डिसाइड नहीं होगी, हम लोग प्लेयर्स को बैक करेंगे, एक दिन में हम लोग 400 बना सकते हैं, इंटेंट से खेलेंगे। जहां कानपुर में आपको और अपनी 4 दिन बैटिंग कर सकते हैं तो करनी चाहिए थी ना। भाई जहां पर कानपुर में गौतम गंभीर की इतनी तारीफ हुई उसके इंटेंट की, तो वही यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी होगा। जब तुम तारीफ के लिए सबसे आगे खड़े हो तो क्रिटिसिज्म के लिए भी सबसे आगे हम लोग आएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। भाई एक चीज पर जो मैं सबसे क्लियरली डिस्कस करना चाहता हूँ, वॉशिंगटन सुंदर जिस तरह से स्क्वाड में आ गया और वहां से सीधा बॉर्डर गावस्कर में सिलेक्ट हो गया, बॉर्डर गावस्कर के लिए टोटली डिफरेंट वीडियो हम लोग कर रहे हैं। देखो क्या लग रहा है, ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी उसका या फ्लूक हो गया? मतलब वॉशिंगटन सुंदर भाई एक महीना पहले तक आई एम प्रीटी श्योर वॉशिंगटन सुंदर को शायद एंजाइटी हो रही होगी, और वो आज के टाइम में इंडिया के सबसे प्रीमियर सीरीज में खेलने वाला है। ये तेरे को नहीं लग रहा है जहां हम लोग इतनी बात, जहां फॉर एग्जांपल ये गौतम गंभीर खुद बोलता था कि भाई मैं परफॉर्म करता था मुझे सिलेक्ट नहीं करते थे। अक्षर पटेल के साथ आपने क्या किया गौतम भाई कि भाई मैंने परफॉर्म किया, मेरे को ड्रॉप कर दिया। अक्षर पटेल को जहां तुम खिला रहे हो बंदा परफॉर्म कर रहा है, तुम उसको हटा दे रहे हो। तुम्हारा ये कहना था कि नहीं वॉशिंगटन सुंदर एक लेफ्ट आर्म एंगल प्रोवाइड करता है, लेफ्टी से बहुत दूर लेके जाता है, तो कुलदीप यादव क्या करता था? क्या कर रहा था कुलदीप यादव? क्या क्या भाई तुम गौतम गंभीर के टैक्टिक्स में और उसके स्टेटमेंट्स में मैं चाहता हूँ थोड़ा डिस्कस कर, कहाँ हमारी टैक्टिक्स गौतम गंभीर में फेल हो गई, क्या मेजर उसने गलती की है स्पेशली टेस्ट मैच। और माइंड यू हमने ये बात उसके अपॉइंटमेंट के टाइम भी बोली थी, आज से 4 महीना पहले, आज नहीं आज से 4 महीना पहले मैंने खुद बोला था ये बोला था व्हाइट बॉल में तो भी अच्छा कर सकता है, टेस्ट मैचेस एक जगह होगी जहां मैं देखना चाहूंगा। ठीक है अब तू बोल। मुझे कहीं ना कहीं देख ये लगता है ना कि जैसे हमारा जो प्रीवियस टॉपिक भी था कि भाई रेयर फेलियर फॉर जो हमारा स्पिन डुओ है, लेकिन कहीं ना कहीं देख ये जो फेलियर है ये स्पिन डुओ से ज्यादा भाई हमारे बैटिंग का फेलियर है। दोनों बार न्यूजीलैंड ने 250 रन के करीब ही बनाया था, ठीक है, लेकिन हमारी बैटिंग इतनी खराब हुई कि हम न्यूजीलैंड, मैंने जो पहले एक बात बोली थी कि भाई मेरे लिए ये वाली जो हार है वो बेंगलोर की हार से भी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि हम न्यूजीलैंड के दोनों इनिंग्स में से किसी भी इनिंग के टोटल को ब्रीच नहीं कर पाए 2 बार में। अगर तू जाके देखेगा तो मैं बोल देता हूँ, न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग में 259 बनाए थे, दूसरी इनिंग में 255 बनाए थे, ठीक है। इंडिया पहली इनिंग में 156 बनाया और दूसरी इनिंग में 245 बनाया। मतलब हम दोनों बार न्यूजीलैंड हमको आउटस्कोर करके चला गया। तो भाई जब मैं टैक्टिक्स पे मैं एक चीज ये पॉइंट करना चाहता हूँ, चलो स्टेटमेंट्स जो है सोशल मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो ठीक है, वो तुम्हारे मन में जो आया, जो तुम्हारी पर्सनालिटी है, तुमने उस हिसाब से बोल दिया। अब हमको उसकी आदत हो चुकी है पिछले 10 साल से, ठीक है। तुम खुद स्पिन इतना अच्छा खेलते थे, तुम बोला जाता था कि भाई जब तुम खेलते थे यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन इन द मैं मानता हूं, मैं आज भी मानता हूं, ठीक है। मैं आज भी मानता हम हूं। दोनों ओपनली बाय हार्टेडली मानते हैं कि तुम बहुत अच्छा खेलते थे, पर भाई वहां जाके तुम्हारे खुद के प्लेयर्स जब स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं तो ये तो तुम्हारी जवाबदारी है ना कि एज अ इतना बड़ा बैट्समैन, एज अ हेड कोच, तुम उनको कुछ बताओ कि पहली इनिंग में, चलो पहले टेस्ट में जो हुआ तुम दूसरे टेस्ट में ये चीज इंप्रूव करो, वो चीज इंप्रूव करो। अब ऐसा तो नहीं है कि ये टीम इसके पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, अभी ये 11 लोगों का ग्रुप बनाया गया है और उसके बाद तुम्हारे सामने तुमको फ्रेश प्रोड्यूस कर दिया गया है कि ये 11 बच्चे हैं भाई, तुम इनको खिलाओ, जिनको कुछ पता ही नहीं था। तो ये जो टैक्टिक्स है, जो जैसे सुंदर वाली बात पे आते हैं, ठीक है, हाँ जैसे यहाँ से सुंदर वाली बात पे आते हैं। अब सुंदर वाला स्ट्रेटेजी और फ्लूक, ठीक है। अगर भाई मैंने पहले भी इसी पॉडकास्ट में बोला, अगर स्ट्रेटेजी होती तो सुंदर पहले से ही टेस्ट स्क्वाड में होता, ठीक है। सुंदर हमारे लिए क्या था कि भाई चीजें खराब हो रही हैं, अब हमको कुछ एक नया कुछ ट्राई करना पड़ेगा, जो हमने पहले नहीं सोचा कि ऐसा हो सकता है,
ठीक है, हमारे लिए चीजें इतनी डाउनहिल जा सकती हैं, अब हमको कुछ ऐसे रिएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये प्रोएक्टिव मेजर तो था नहीं, कि अगर प्रोएक्टिव होता तो पहले से होता, स्क्वाड में बाहर नहीं स्क्वाड में खेलता। 4 स्पिनर थे, तुम एकदम बाहर जाके 5वें स्पिनर को लेके आए हो, समझो। और तुम समझ लो ऑलमोस्ट तुम उस बंदे को ऐसी पोजीशन से लेके आए जहां रणजी ट्रॉफी पे उसका मैच खत्म ही हुआ था, खत्म भी नहीं हुआ था, और तभी फाइनल हो गया कि वॉशिंगटन सुंदर आएगा, खेलेगा। ठीक है, और इससे तो इससे अगेन ये चीज, ये जो बुरा है ना गौतम गंभीर का जो करंट टाइम में चल रहा है, एक जो उसका मेरे को बहुत टाइम से इशू लगता है कि भाई वो एक सिस्टम होना चाहिए, कुछ तरीका होता है कि भाई तेरा मन किया तूने सुंदर को उठा लिया विथ मतलब आउट ऑफ द ब्लू, कि तूने एकदम रातों रात स्ट्रेटेजी चेंज की कि नहीं भाई कुलदीप अक्षर नहीं चलेगा, मेरे को वॉशिंगटन सुंदर जी, और इतना चाहिए कि उसको मैं बॉर्डर गावस्कर लेके जाऊंगा और अक्षर पटेल को बैठा दूंगा। तू तेरा गट फील होगा, मे बी तू सुंदर को लेके गौतम गंभीर का गट फील होगा, बट गट फील पे इंडिया जैसी टीम का नहीं चलाया जा सकता ब्रो। देयर हैज टू बी अ मेथड टू योर मैडनेस, दिस कांट बी डन। कहीं ना कहीं भाई ये जो तुम्हारी जो मैडनेस है, ये बाहर जो लोग बैठे हैं उसको इम्पैक्ट कर ही रही होगी। हाँ। तुम मानो चाहे ना मानो, जो बच्चा डोमेस्टिक में ये देख रहा है कि साला अक्षर पटेल इतने दिन से टीम के साथ है, कुछ खराब नहीं किया उसने, और उसको अचानक से निकाल दिया गया। वॉशिंगटन सुंदर जो न्यूजीलैंड के सामने मेन टीम में नहीं था, पीछे से मेन टीम में आ रहा है, एक मैच में 7 विकेट ले रहा है। ठीक है, एक मैच में 7 विकेट ले रहा है और अचानक से उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो तुम क्या कैसे जस्टिफाई करोगे अगर उस बच्चे ने तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि अभी तक तुम क्या कर रहे थे वॉशिंगटन सुंदर के लिए? भाई सीधी सी बात है, अगर वो तुम्हारे स्कीम ऑफ थिंग्स में होता तो कहीं ना कहीं तुम्हें वॉशिंगटन सुंदर दिखता, वो होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा पीछे था सबसे। आउट ऑफ द ब्लू सीधा फ्रॉड फ्रंट पे अगर मान ले सुंदर नहीं चलता तो तुम्हारे क्या प्लान है ब्रो? तुम अभिमन्यु विश्वनाथन को ले रहे हो, तुमने अभिमन्यु विश्वनाथन को लिया तो उसको ऑस्ट्रेलिया के लिए तुमने सेट, अभी तक तुमने उसको कोई भी सीरीज में ले नहीं रहे थे ना, तुम उसको इंडिया में तुमने खिलाया कि भाई अब जब शुभमन के लिए इंजर्ड हुआ तुमने भाई केएल राहुल को चांस दे दिया, लेकिन तब तुमने ये नहीं सोचा ईश्वर को, अब तुम ईश्वर को बॉर्डर गावस्कर लेके जा रहे हो, अब तुम वहां सोचोगे कि भाई अगर जरूरत पड़ी तो शायद ईश्वर ने सीधा पर्थ में डेब्यू करे, और अगर खुदा ना खास्ता चांसेस है फेल होने के। मेरा पूरा पॉइंट गौतम गंभीर के साथ ये है, और जो राहुल द्रविड़ में था या उसमें था, कि भाई मैडनेस होनी चाहिए, मैं फुल सपोर्ट में हूँ, लेकिन भाई इस टाइप की मैडनेस ना T20 में अच्छी लगती है, जो चतुराई होती है, स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है, वो वहां लगेगा। टेस्ट मैचेस में तो प्रॉपर टैक्टिक्स एंड प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, पेशेंस चाहिए, जहां मुझे समझ आकाशदीप का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ, भाई बुमराह एकदम सडनली ऐसा लगा कि बुमराह का इस्तेमाल करना भूल गए हम लोग। नया बॉल डाल रहे हैं, उसके बाद कोई स्पेल डालने नहीं आ रहा है, क्या हो गया भाई? जो बंदा तुम्हारे पूरी सीरीज जिता रहा था वो क्या कर रहा है? बहुत क्लियर टेक्निकल फ्लॉज किए गौतम गंभीर ने, जिस तरह से हमारे बैटिंग की अप्रोच है कि भाई सरफराज खान आ रहा है, 3-4 विकेट लगी, वो लॉन्ग ऑफ पे मारने की कोशिश कर रहा है, ऋषभ पंत जिस तरह से आउट, और ऐसा नहीं है कि सरफराज खान ने ये पहली बार किया इस टेस्ट में, पिछले टेस्ट में भी सरफराज खान ने पहली इनिंग में ये किया था, और वो केपेबल है, ऐसा नहीं कि। और अगेन जो वॉशिंगटन सुंदर को तुम लाए हो, तुमने क्लियर मैसेज दिया ओपोनेंट को कि भाई हम लोग हमारी बैटिंग से डरे हुए हैं, तभी एक नंबर 9 पे बैटर को खिला रहे, आउट ऑफ द ब्लू बाहर से लेके आ रहे हैं, क्या स्टेंस है ब्रो? तुम क्लियरली यही बता रहे हो ना कि हमको हमारी बैटिंग पे भरोसा नहीं है। अगर तुमको ऐसा लग रहा है हमारी बैटिंग पे भरोसा नहीं है तो नेसेसरी चेंजेस करो। नेसेसरी चेंज ये नहीं था कि कुलदीप यादव को हटा के एक और बैटर ऐड करो, नेसेसरी चेंज ये था कि जो बैटर परफॉर्म नहीं कर रहा उसको हटा के उसकी जगह केपेबल बैटर को लाओ, या जो बैटर में प्रॉब्लम उसको फिक्स करो। बट मेरे हिसाब से इसको यही खत्म करते हैं। अब इसको लास्ट एक चीज में डिस्कस छोटा सा करते हैं, क्लियरली पॉइंट आउट करते हैं कि भाई तेरे हिसाब से बॉर्डर गावस्कर में क्या क्या चीजें फिक्स करनी चाहिए बस। अरे यार, मुझे तो कहीं ना कहीं इस टेस्ट डिफीट के बाद बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि तुमको बॉर्डर गावस्कर को अब बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। तुम अब यहाँ से कुछ भी लाइटली नहीं ले सकते कि तुम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाके वहाँ जाके कुछ प्रिपेयर करो, या जो भी भाई अब तुमसे जो हो सके ना तुम यहाँ से प्रिपेयर करो, क्योंकि देखो जब तुम डाउन एंड आउट हो, ऑस्ट्रेलिया पूरी कोशिश करेगा तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठने की, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की मीडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स का माइंड गेम अभी से शुरू हो चुका है, क्योंकि वो लोग तो रिवेंज के लिए तैयार हैं। उन्होंने 2 बार बहुत बड़ी शिकस्त झेली है यहाँ पे, तो वो पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड है। और कहीं ना कहीं इस सीरीज डिफीट के बाद जो टीम का माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा डाउन है। तो मैं तो पहले भाई उस माइंडसेट को सही करने की बातचीत करूंगा कि भाई तुम करो, टीम का माइंडसेट सही करो। किसी को डोमेस्टिक खेलना है उसको तुरंत डोमेस्टिक में भेजो खेलने के लिए, उसके लिए अरेंजमेंट्स करो। किसी को हमें ऑस्ट्रेलिया जाके प्रिपेयर करना है तो वो जाए प्रिपेयर करे अभी से। मैं इसमें एक ही चीज खाली ऐड करता हूँ, ठीक है, मैं लंबा नहीं चलूंगा, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे इस पे, कि भाई मैं जो चेतेश्वर पुजारा का यहाँ वो डाल रहा हूँ, ये जस्ट सिंपली ये हाईलाइट करता है कि भाई तुम्हें वैरायटी चाहिए, तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तुम इंटेंट के नाम पे ऐसे
पिछले जो 2 बीजीटी गए हैं, बॉर्डर गावस्कर में ऑन एन एवरेज चेतेश्वर पुजारा ने 116 बॉल्स खेले थे लास्ट बीजीटी में, और उसके पहले ऑन एन एवरेज 180 बॉल्स खेल रहा था। दिस सिंपली शोज कि भाई कुछ हो ना हो, वो बंदा कोलैप्स तो रोक रहा था। तुम्हें ये डाइवर्सिफिक, शुभमन गिल अगर रन नहीं मार रहा तो ये हमारे साइड में आज क्या हो रहा है, ना रन मार रहे ना बॉल खा रहे। हम अगर रन नहीं मारे तो हम सबके सब आउट हो रहे। इस चीज पे काम करना होगा। बट मेरे हिसाब से हमने काफी बात कर ली है। लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट, भाई बात कर ही लेते हैं कि भाई पाकिस्तान का एक आइकॉनिक सा कमबैक हुआ है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, हालांकि मैंने तो प्रेडिक्ट किया था, मैं एक्चुअली मान के चला था, लेकिन वो पाकिस्तान से ज्यादा मुझे इंग्लैंड में भरोसा था कि वो लोग खराब खेलेंगे, और वो चीज हुई भी है। भाई इतना आइकॉनिक है ना, साजिद खान, उस बंदे ने 2 मैच में 19 विकेट्स लिए, आई गेस 19 विकेट्स। भाई मतलब 2 टेस्ट मैच में 19 विकेट्स, और मेरे हिसाब से नोमान अली ने भी ऑलमोस्ट उतने ही लिए होंगे, 15 से 19 के बीच उसने भी ले लिए। भाई बहुत क्रेजी शिट हुआ है। आकिब जावेद एक नया सिलेक्टर आया जो हेड है, उस बंदे ने क्लियरली रावलपिंडी पे, जिसको पता ना हो, लास्ट टाइम पिंडी पे टेस्ट मैच जो है 600 रन ठोक दिए थे इंग्लैंड ने, जिसको बोला जाता है पिंडी हाईवे बोला जाता है, जहां पर रमीज राजा ने ये थे, रमीज राजा के क्रिकेट में पाकिस्तान सब लोग मानते थे कि पिंडी में कुछ नहीं हो सकता है, हाईवे। वहां पर आकर उस बंदे का रैंक टर्नर बना दिया, वहां पर आकर उस बंदे ने रैंक टर्नर बनाया। नोमान अली और साजिद खान ने क्या क्रेजी बॉलिंग की है। शाउद सकील ने इस टेस्ट मैच में बहुत क्रेजी इनिंग खेली, और एक बहुत आइकॉनिक कमबैक हुआ है। मैं इस पर छोटा सा बस ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आई होप पाकिस्तान इस सीरीज डिफीट से, हालांकि कोई फिक्स था, ये जस्ट करंट सिचुएशन की डेस्परेट मेजर्स थे, ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है उनका कि ये लोग इसी वजह से यहाँ पे तो जीत इसलिए गए क्योंकि इंग्लैंड के जो खराब लेवल से भी खराब खेला है। और ये इंग्लैंड है ब्रो, मैं एकदम श्योर था अगर बॉल टर्न करेगा उनको खेलना नहीं आता। जो रूट के लोग इतनी बातें करते हैं, मैंने जो रूट को हर बार टेस्टिंग कंडीशन में फेल होते देखा है। रिसेंट टाइम में जो तुम जो रूट का इतना अपटिक देख रहे हो, क्योंकि इंग्लैंड में पिचेस बहुत फ्लैट होने लगी और वहां पर वो बंदा एकदम बीस्ट की तरह खेल रहा है। इंडिया में भी जैसी सिचुएशन ट्रिक होती है वह इनफैक्ट पाकिस्तान में भी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आई होप पाकिस्तान इस सीरीज डिफीट को ऐसे कैटलिस्ट दे और यहाँ से अपराइज पे जाए, क्योंकि भाई मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान राइवलरी हो, सीरीज विक्ट्री को एक कैटलिस्ट की तरह ले, ताकि वो एक अपटिक में जाए। क्योंकि भाई कुछ भी बोलो, कितना भी हम लोग मजाक करें और कितना भी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हारे, लेकिन कुछ लेगेसी है भाई तुम्हारी। कल को अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हम लोग राइवलरी की बात करेंगे तो राइवलरी जैसी कोई चीज भी तो होनी चाहिए ना। इंडिया अगर इतना आगे और पाकिस्तान इतना नीचे लगा हुआ है, क्योंकि भाई 3 साल के बाद ये लोग ने टेस्ट सीरीज जीती है। मतलब जहां हम लोग टेस्ट सीरीज हारने के बाद इतना रो रहे हैं कि भाई क्या हो गया, हमको समझ नहीं आ रहा है। 12 साल में पहली सीरीज हारने के बाद वहां पर पाकिस्तान ने 3 साल से कुछ भी नहीं जीता था, 41 वंस। तो मतलब बहुत आइकॉनिक है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस पे तू, थोड़े से तेरे क्या थॉट्स है इस पे तू डिस्कस कर और फिर अपने यहाँ खत्म कर। नहीं मतलब देखो, मैंने तो भाई अपना स्टांस इस सीरीज के पहले ही क्लियर कर दिया था कि सीरीज अगर 1-1 पे खत्म होती तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता। लेकिन ठीक है, यहाँ से जो पाकिस्तान का जो क्विक फिक्स था वो बहुत अच्छा रहा। और मैं यहाँ से कहूँगा कि भाई मैंने तो भाई अपने एक वाइडेस्ट ड्रीम्स में ये नहीं सोचा था कि मैं एक दिन ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि इंडिया घर पे न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हार गया और उसी दिन पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा के, मतलब 1 डाउन होने के बाद 2-1 करके टेस्ट सीरीज जीत गया। मैं आइकॉनिक ट्रिविया बता रहा हूँ, आज तक पाकिस्तान ने हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ऐसा किया कि पहला टेस्ट मैच हारने के बाद वहां से लोग ने सीरीज जीती, वो भी जिम्बाब्वे के सामने किया। आज तक कभी नहीं किया था। तो ये लोग ने हर वे में हिस्टोरिक काम ही किया आज के टाइम में। और जिसको पता है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा था, ऐसे में आगे जो नोमान और साजिद और नोमान ने किया है, वो कोई ऐसे सुपर हीरो फीट से नीचे नहीं है। वो मैं बात और सेम टाइम में हमारे अश्विन और जडेजा भाई एक्चुअली में भाई मैंने तो हमारे ग्रुप में मैसेज भी किया था कि भाई मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा सोल ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ से अश्विन की आत्मा साजिद खान में चली गई है और जडेजा की आत्मा नोमान अली में। सिर्फ बॉलिंग के हिसाब से नहीं भाई, बैटिंग के हिसाब से भी वो दोनों ने जैसी बैटिंग करी थी उस पिच पे मेरे को भरोसा नहीं हो रहा था भाई कि साजिद खान आगे 48 रन मार रहा है, 4 छक्के मार रहा है। वो उसके पहला नोमान अली कुछ 40। साजिद खान को यहाँ बॉल लगी, ये आके आए पूरा खून भाई। वो तो फोटो अगर कोई देखेगा ऐसा लगेगा अगर पाकिस्तानी नहीं होता तो तुम लोग तो भाई इसको है ना आज के टाइम में डीपी रख लेते। इतना खून लग रहा है वो चीज, पूरा खून लगा हुआ वो ऐसे कर रहा है। मैं सही में पता है टेस्ट मैच देख रहा था फैनकोर्ट में, क्या हो रहा है मेरे को सही में नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है ये।
और आज ना मैंने एक बहुत रिलायबल सोर्स से मतलब एक पोस्ट मतलब देखी थी, मैंने एक फेसबुक पोस्ट देखी थी। मुझे ज़्यादा इनका जो सिलेक्शन कमेटी का सीन है वो नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने रीड किया तो मुझे अंदाज़ा लगा कि भाई उस पोस्ट में बहुत अच्छा लिखा गया था कि जैसे आकिब जावेद भाई 5-7 दिन के लिए तुम इंडिया आ जाओ क्योंकि 3-4 किंग इधर भी हैं। तो भाई थोड़ा सा हमको भी वो एक जो मेजर्स है थोड़ा सा टाइट करने पड़ेंगे। बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने इतनी जल्दी एक ये कमबैक दिखाया। मैं यहाँ पे अभी ये पॉडकास्ट खत्म होने से पहले अपना एक फाइनल रिएक्शन एक देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक यूट्यूब वीडियो भेजा है। मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट वहां से खत्म हो। के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।